10 व्याख्यान हुए। आज 11वां व्याख्यान है, जिसका केंद्र हमने रखा है, शीर्षक बातचीत का हिंदी नवजागरण और हिंदी आलोचना। हमारी मूल अवधारणा यह है कि नवजागरण और आलोचनात्मक चेतना के बीच गहरा अंतर संबंध है, और उसने बाकी विधाओं को तो, नवजागरण की चेतना ने बाकी विधाओं को तो प्रभावित किया ही, अगर सबसे अधिक और सबसे प्रत्यक्ष और सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया तो वह है हिंदी आलोचना, जिसे हम आधुनिक हिंदी आलोचना कहते हैं। हमारे बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर गोपाल प्रधान, जो दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में कल ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी संकाय के अंतर्गत हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन इससे अधिक उनकी जो ख्याति है वह हिंदी के एक प्रखर मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े आलोचक की है। उन्होंने साहित्य, विचार, कला संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद किया है, संपादन किया है। उनका शोध कार्य ही छायावाद की आलोचना संबंधी विवाद पर है। उन्होंने मिश्र बंधुओं की आलोचना पर भी, यानी जो प्रारंभिक आलोचना थी उस पर भी एक पुस्तक लिखी है। लगभग 1 दर्जन छोटी बड़ी मिलाकर, सैद्धांतिक और अकादमिक मिलाकर 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं, और 2 दर्जन से अधिक उनके महत्वपूर्ण लेख जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। वो मूलतः मार्क्सवाद के सैद्धांतिक अध्येता हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मिलाकर हुई, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथ की जो सबसे प्रखर धारा है उसकी छात्र राजनीति के साथ भी उनका लगाव रहा, जुड़े रहे, उसके संस्थापक रहे अपने परिसर में। और उत्तर प्रदेश के कॉलेज, बाद में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, उसके बाद सिलचर विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय सिलचर, और इन सब से होते हुए आजकल वो दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय के अंतर्गत हिंदी के प्रोफेसर हैं। और उनकी ख्याति हिंदी में एक बहुत ही प्रखर अध्येता और प्रखर आलोचक की है। मैं इस मंच की ओर से, अपनी ओर से, और यहाँ उपस्थित अपने सभी मित्रों, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सब की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला की 11 इस व्याख्यान माला या इस व्याख्यान श्रृंखला के 11वें व्याख्यान में। और यह विषय उनकी सहमति से है, उन्हीं की ओर से दिया गया है, मतलब हमने तय किया था मिलके। तो मैं एक बार पुनः आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बातचीत आरंभ करें। प्रोफेसर गोपाल प्रधान। धन्यवाद भाई सूर्यनारायण जी। और आपके इस मंच पर हुए व्याख्यानों में से कुछ व्याख्यानों को मैंने सुना है, न सिर्फ सुना बल्कि विद्यार्थियों को मैं, चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र और तब उस समय के बारे में पढ़ाता हूं, तो उन व्याख्यानों को अपने विद्यार्थियों को भी मैंने भेजा ताकि जो सवाल हैं उनका उत्तर लिखने में उन्हें उन व्याख्यानों से मदद मिल सके। तो इसलिए आपके इस मंच की प्रतिष्ठा से मैं परिचित हूं, और मैं कह नहीं सकता कि जिस तरह के लोगों ने पहले व्याख्यान दिया है तो उनके व्यक्तित्व और उनकी गरिमा के अनुरूप मैं इसको चला पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे निश्चित नहीं है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे भी गुरु स्थानीय हैं। कहने का मतलब प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी या अन्य ऐसे लोग जो कि लगभग मतलब कह लीजिए कि मेरे भी गुरु स्थानीय रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने जिस पहले व्याख्यान दिया है उसमें बोलने के लिए मुझे आमंत्रित करके आपने मुझे बहुत अनुग्रहित किया है, और इस अर्थ में मैं आभारी हूं। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि आप सब लोगों को याद होगा कि यह जो नवजागरण है, तो इस नवजागरण पर जब सोवियत संघ का पतन हुआ, उसके बाद से जो उत्तर आधुनिकता की विचारधारा का प्रभुत्व बना पूरी दुनिया में, तो उस क्रम में नवजागरण पर बहुतेरा हमला शुरू हुआ। और एक बारगी ऐसा लगा
जैसे नवजागरण का पूरा वह प्रोजेक्ट कोई आपराधिक चीज थी। और हमने क्या किया कि वर्तमान की हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमने नवजागरण उन समस्याओं के लिए हमने नवजागरण को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। यह बात तो ठीक है कि इस क्रम में नवजागरण की विभिन्न कमियां सामने आईं, है ना? उसकी जो कमजोरियां थी, जो उसके अंतर्निहित अंतर्विरोध थे, वो जरूर ही सामने आए। लेकिन इसी बीच में हम ये जब से देख रहे हैं कि यह जो नया दौर आया है, नव उदारवादी जो दुनिया बनी, तो उसकी परिणति जिस ओर हुई, हालांकि दो खुशी की खबरें हैं, जिससे ये लग रहा है कि जिस दौर में पिछले क्या कहते हैं 90 से लेकर के 2020 तक हम लोग रहे, जिस अंधेरी सुरंग में चलते रहे, तो संभवतः, फिर मैं कह रहा हूं संभवतः क्योंकि लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन संभवतः उस पर कुछ रोक लगी है। तो इस अर्थ में वह जो हमला था, जो नवजागरण पर हो रहा था, तो उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने यह देखा कि जिस लोकतंत्र को बताया जा रहा था कि पूरी तरह से व्यर्थ है, असल में वही खुद पश्चिमी देशों के शासकों के लिए ही बोझ बनने लगा था, और पूरे पश्चिम में तानाशाही की एक नई लहर चल पड़ी। तो हमने ये महसूस किया धीरे धीरे कि दरअसल लोकतंत्र जो मौजूद था, और इसके बारे में पहले भी लोग लिखते रहे थे, और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि एरिक हॉब्सबॉम ने एक जो पुस्तक लिखी है, एज ऑफ एक्सट्रीम्स, 20वीं सदी का संक्षिप्त इतिहास, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पूंजीवाद के लिए लोकतंत्र कभी भी बहुत ही सहज चीज नहीं रही है। यहां तक कि चुनाव या मताधिकार, तो मताधिकार भी क्रमशः मजदूरों के आंदोलन के चलते, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ा आंदोलन था इंग्लैंड का, प्रतिवर्ष होता था, और उसको चार्टिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, चार्टिस्ट आंदोलन। और उसका कारण यह है कि चार्टर ऑफ डिमांड था, 5 मांगे थीं, और वह जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें देश भर से हस्ताक्षर करा के और बैलगाड़ी पर लाद करके उसको संसद के सामने लाया जाता था, और सरकार को पेश किया जाता था। तो उसके आधार पर उसका नाम पड़ा चार्टिस्ट आंदोलन। और उस चार्टिस्ट आंदोलन की प्रमुख मांगों में से यह एक मांग थी कि मताधिकार का विस्तार होना चाहिए। तो इस तरह से मताधिकार का विस्तार क्रमशः लड़ करके लोगों ने हासिल किया है, और इसलिए यह जो लोकतंत्र है भी, इस लोकतंत्र पर भी मजदूर वर्ग के आंदोलनों की गहरी छाप है। यहां तक कि आप सब जानते हैं कि तब तक चार्टिस्ट आंदोलन की भी मांगों में जो जो मताधिकार की मांग थी वह सिर्फ पुरुषों के लिए थी। तो स्त्रियों के मताधिकार के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, जिसको सफ्रेजेट आंदोलन कहा जाता है, तो इस तरह से यह समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र है उससे मजदूर आंदोलनों और स्त्रियों के आंदोलनों ने मिल करके जितना भी रूप प्रदान किया उतना प्रदान किया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि केवल संसद ही लोकतंत्र नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाएं होती हैं जो नीचे से होती हैं, और उनके आधार पर संसद का भी लोकतंत्र खड़ा होता है। उस सिलसिले में हम सब लोग जानते हैं कि एक चीज, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी मजदूर आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, वो लोग इस बात को जानते होंगे कि जिसको कहते हैं ट्राईपार्टाइट समझौता, कहने का मतलब सरकार, प्रबंधन, किसी भी मिल का, और ट्रेड यूनियन, ये तीनों मिल करके समझौते करते हैं किसी भी विषय में। तो यह भी एक लोकतांत्रिक संस्था ही है।
कि कहने का मतलब यह कि प्रबंधन ही सब कुछ तय नहीं करेगा, बल्कि मजदूरों के जो प्रतिनिधि हैं, और यहीं से प्रतिनिधित्व की धारणा भी पैदा होती है कि ट्रेड यूनियन के नेता उस कारखाने के सारे मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे। तो प्रतिनिधित्व की धारणा, मताधिकार की धारणा, तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो लोकतंत्र की जान है। तो कहने का मतलब कि हमने यह देखा कि जब रूस का पतन हुआ, तो ऐसे तो कहा गया उस समय, जो कहा गया कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, तो उसमें बात यही कही गई, फुकुयामा ने यही कहा कि अब से जो लोकतंत्र है, पश्चिमी लोकतंत्र है, उसका ही विस्तार होना शेष रह गया है। इसलिए विचार के बतौर कोई नया विचार सामने नहीं आ सकता है। इसी अर्थ में अब लोकतंत्र ही पूरी दुनिया में अनंत काल तक रहेगा, जो पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र है। लेकिन उसके थोड़े ही दिनों बाद दिखाई पड़ा, और दरअसल वह लोकतंत्र भी एक तरह से कह लीजिए कि रूस के दबाव के कारण बना हुआ था, तो इसलिए थोड़े ही दिनों में हमको दिखाई पड़ा कि वह लोकतंत्र जगह जगह खत्म होने लगा, पश्चिमी देशों में खत्म होने लगा। और पश्चिमी देशों में खत्म होने लगा तो सिर्फ पश्चिमी देशों में नहीं खत्म हुआ, बल्कि उसकी नकल में बहुत सारे छोटे मुल्कों में भी खत्म होने लगा। और हम जानते हैं कि हमारा देश हो, ब्राजील हो, फिलीपाइंस हो, इन तीनों देशों में ऐसे शासक हैं जिन्हें इसके लिए नहीं जाना जाता कि वे लोकतांत्रिक हैं, बल्कि इसके लिए जाना जाता है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को भीतर से कुतर करके खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी पृष्ठभूमि का संबंध इस बात से है कि नवजागरण की जो आलोचना हमने शुरू की थी उत्तर आधुनिकता के क्रम में, उस पर पुनर्विचार का समय आ गया है। और यह देखने की जरूरत है कि दरअसल उस नवजागरण ने उसी तरह से, जैसे कि लोकतंत्र का भी जो सवाल मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को हम ये मानते थे कि वो तो सारभूत नहीं है, उसमें अभी भी सामाजिक अंतर्य नहीं है, बल्कि वह औपचारिक ही है। लेकिन वह औपचारिक लोकतंत्र भी पूंजीवाद के लिए एक मुसीबत की चीज थी। इसलिए रूस का जो एक की मौजूदगी थी, उसके समाप्त होते ही पूंजीवाद ने उतना भी लोकतंत्र समाप्त करने का पूरा अभियान चला दिया। तो उसी तरह से हमें यह लग रहा है कि हमें आज इस बदली हुई परिस्थिति में नवजागरण के बारे में फिर से सोचना चाहिए। उसकी आलोचनाएं अपनी जगह हैं, उसकी जिन सीमाओं को हमने समझा था वे अपनी जगह पर हैं, यह सही बात है। और उसे आगे बढ़ के पूरा करना होगा, क्योंकि उनके जो वक्तव्य थे, उनकी जो चाहत थी और उनके जो कर्म थे, उनके बीच में एक स्पष्ट फांक दिखाई पड़ती है। और इस पर बहुतेरा, नवजागरण की जब आलोचना की जा रही थी तो इस पर बहुतेरा ध्यान दिया कि नवजागरण के जितने भी पुरस्कर्ता थे, तो उनकी मान्यताओं और उनके आचरण में खास तरह की फांक मौजूद है। स्त्रियों ने इस बात पर बार बार कहा कि यह जो एक क्या बोलते हैं धारणा है पब्लिक स्फीयर की, तो उन्होंने कहा कि वो जो पब्लिक स्फीयर था, उस पब्लिक स्फीयर में स्त्रियां कितनी थीं। यह सही बात है, मैंने आपसे बताया ही कि जैसे आप जान लीजिए कि एक बहुत मतलब मार्के की बात है कि यह जो टेनिस नाम का खेल है ना, इस टेनिस नाम के खेल का जन्म दोपहर के बाद की पार्टियों से हुआ था। और इसीलिए टेनिस में औरतें खेलती तो थीं, लेकिन टेनिस देखने के लिए औरतें नहीं जा सकती थीं। और यह जो स्त्रियों के साथ होने वाला भेदभाव था, इससे लड़ने के लिए सफ्रेजेट आंदोलन की औरतों ने विंबलडन के कोर्ट में कई बार आग लगा दी इसके विरोध में। तो कहने का मतलब यह है कि वह जो नवजागरण था, जो पश्चिमी नवजागरण भी था, तो उसके भीतर जो स्त्रियों की जगह नहीं थी, उसकी आलोचना वहां भी होती थी।
यहां भी हमने जो आलोचना की कि स्वाधीनता आंदोलन, उसे स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ करके देखा गया कि नवजागरण की जो कमियां थी वो स्वाभाविक तौर पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की कमियां थी। लेकिन आज वह एक दौर में सचमुच मतलब आलोचना हुई और अपनी तरह से वाजिब भी आलोचना थी। लेकिन आज जब हम पलट करके देखते हैं, तब जबकि स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों पर ही हमला हो रहा है, चतुर्दिक हमला हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नवजागरण के प्रति हमारा जो रुख था आज से पहले, उस पर पुनर्विचार का समय है ना। तो एक तो ये पृष्ठभूमि के बतौर बात रखना चाहता था कि आज जब हम नवजागरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस माहौल में हम बातचीत कर रहे हैं नवजागरण के बारे में, वह माहौल हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। हम गांधी जी की पूरी आलोचना करें, सही बात है, लेकिन यह भी एक सही बात है कि उनका जो कुछ भी था, उनकी जो भी राष्ट्रवाद की धारणा थी, उसके चलते ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो पुजारी हैं या जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उन्मादी हैं, ऐसे लोगों ने गांधी जी की जान ले ली थी। तो आज जबकि आप जानते हैं कि गोडसे की कहीं पूजा करने की जरूरत, माने क्या बोलते हैं कि माहौल बनाया जाता है, कहीं बार बार 2 अक्टूबर को गोडसे ट्रेंड होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें गांधी की भूमिका को भी एक बार पलट करके फिर से देखने की जरूरत है। तो उसी तरह से स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण को भी आज की स्थिति में हम उसी निगाह से नहीं देख सकते जिस निगाह से उत्तर आधुनिकता के दौर में नवजागरण की आलोचना के क्रम में जिस तरह से हम देखते थे। तो आज जब हम नवजागरण को देख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से बात कही अभी सूर्य नारायण जी ने कि आलोचना से गहरा संबंध नवजागरण का है, क्योंकि लोकतंत्र से भी गहरा संबंध आलोचना का होता है। लोकतंत्र की बुनियाद ही है आलोचना का अधिकार। तो और इसीलिए जो लोग भी अलोकतांत्रिक होते हैं, तो वो सबसे पहले आलोचना के अधिकार पर ही आक्रमण करते हैं। तो एक लोकतांत्रिक समाज में ही आलोचना जीवित रह सकती है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे पूंजी में निजी पूंजी का प्रभुत्व बढ़ता गया, उस हद तक, जिस हद तक वह बढ़ता गया, उस हद तक आलोचना की भावना भी कम होती गई। क्योंकि हम सब जानते हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम थे, उनमें ट्रेड यूनियन बनाने का मजदूरों का अधिकार था। और ट्रेड यूनियन भी और कुछ नहीं है, प्रबंधन की आलोचना का ही एक तंत्र है। और उसी मात्रा में समूचे समाज में आलोचना के प्रति एक तरह का न सिर्फ कहते हैं कि वो टॉलरेंस है ना, एक तरह की बर्दाश्त करने की न केवल इच्छा थी, बल्कि एक हद तक आलोचना के प्रति प्रशंसा का भाव था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सुधार किसी भी व्यवस्था में बिना आलोचना के संभव ही नहीं है। अगर आलोचना को बंद किया जाएगा, तो उसका अर्थ है कि यथा स्थिति बनाए रखने की जरूरत है। आलोचना के होने का मतलब ही है कि उस समाज में सुधार, उस समाज की स्थिति में बदलाव। और इसीलिए दोस्तों, केवल आलोचना की दृष्टि से मैं बात नहीं कह रहा हूं। आप सब ने ध्यान दिया होगा कि प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसमें एक वाक्य उन्होंने कहा है, और उस वाक्य को कई लोग इस तरह से उद्धृत करते हैं मानो वो प्रगतिशील लेखक संघ के नाम पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रगतिशील साहित्य ये धारा अपने आप में अंतर्विरोधी समझता हूं, क्योंकि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है ना। तो लेकिन जो वो स्वभाव से प्रगतिशील होता है,
तो इसको जिस तरह से कुछ लोगों ने पेश किया तो लगा कि जैसे वो प्रगतिशील लेखक संघ नाम के ही विरोधी हैं। लेकिन बात ये नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई एक बात है, और वह यह है कि उन्होंने उसी भाषण में कहा कि साहित्य की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी परिभाषा यह मानता हूं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो आलोचना एक विधा के बतौर ही नहीं, साहित्य का समूचा धर्म ही एक तरह से जीवन की आलोचना है। और जीवन की आलोचना का मतलब ही हुआ कि जो भी समकालीन यथार्थ है उसकी आलोचना। और यहीं पर खड़ा होकर के वो अपने मतलब क्या बोलते हैं कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जिस जिस बात को वो कहते थे, तो उसका अर्थ ही था, और उसको भी समझने में बड़ी गफलत रही है, उसका अर्थ ही था कि आदर्श की ओर ले जाने वाला यथार्थ का चित्रण, ऐसा यथार्थ का चित्रण जो आदर्श की ओर ले जाए। तो आदर्श की ओर ले जाने वाला यथार्थ का चित्रण ऐसा ही होता है जो यथार्थ की आलोचना करे। और इसका अर्थ यह है कि जो जो उन्होंने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, तो कहने का मतलब यह है कि उस दौर में न केवल आलोचना के प्रति सहनीयता, बल्कि एक हद तक उसके प्रति प्रशंसा भाव। और उसी लिहाज से आप देखिएगा कि जो आलोचना की जगहें हैं, है ना, वो क्रमशः जो है समाज ने अपने भीतर सुधार के लिए ही निर्मित की। जैसे शिक्षा संस्थान, तो आप जानते हैं कि शिक्षा संस्थानों के साथ एक एक तत्व जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्तता। यह स्वायत्तता क्या है? यह स्वायत्तता यह है कि यह जो शिक्षा संस्थान है, इसमें जो यथास्थिति है उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी आ सकते हैं। और चूंकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण आ सकते हैं, तो इसलिए इनको भी एक हद तक स्वायत्तता की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया कि लोकतंत्र के लिए जिस तरह से चार्टिस्ट आंदोलन चला और ये सब कुछ हुआ, उसी तरह से जो संसदें हैं, तो संसदों के लिए भी कुछ खास तरह के नियम बनाए गए। तो कहने का मतलब कि वह जो सामंती समाज था, उससे लड़ने के लिए आलोचना की कुछ जगहों को बाकायदे विकसित किया गया, उनके प्रति प्रशंसा भाव रखा गया, ताकि समाज को आगे की ओर ले जाया जा सके। तो कहने का मतलब यह कि वह जो समय था उसमें स्वाधीनता आंदोलन, आलोचना और नवजागरण, ये सब परस्पर जुड़ी हुई चीजें हैं। और जैसे जैसे स्वाधीनता आंदोलन पर हमला हो रहा है, उसके मूल्यों पर हमला हो रहा है, उसी हद तक हमें आलोचना पर भी हमला सुनाई पड़ रहा है। ऐसा सुनाई पड़ रहा है, और आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में आलोचना के प्रति कितनी कम सहिष्णुता रह गई है। कितना कम ऐसा हो गया है, कोई एक भी आलोचक पैदा हो जाए और अब आप सोच लीजिए कि सारे के सारे हमारे सरकार के मंत्रियों और तमाम ऐसे मुख्यमंत्रियों को अचानक लोकतंत्र की याद होने आई है हाल के दिनों में, जबकि उन्होंने तमाम आलोचकों को महीनों से कैद कर रखा है, झूठे मुकदमों में फंसा करके कैद कर रखा है। तो समूचे समाज में ही एक स्तंभ मैंने बताया कि निजी पूंजी में, निजी संस्थानों में आलोचना की वैसी स्वतंत्रता नहीं होती है जैसी स्वतंत्रता सरकारी संस्थानों में लोगों ने लड़ करके हासिल की है। हम सब शिक्षा संस्थानों में हैं, हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा संस्थानों के मुखिया होते हैं, तो वहां पर भी शिक्षा संस्थानों में भी जो अध्यापक संघ होते हैं, विद्यार्थी संघ होते हैं, तो दरअसल उस प्रबंधन तंत्र की आलोचना ही विकसित करते हैं। तो समूचे समाज में जिस तरह से आलोचना मौजूद रही है,
तो आलोचना का संकट जो है वो सिर्फ आलोचना का संकट नहीं होता है, समूचे समाज में जैसे जैसे आलोचना के प्रति असहिष्णुता बढ़ेगी, वैसे वैसे आलोचना भी एक हद तक समाप्त होती चली जाएगी। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि आलोचना की बजाय अब क्या बोलते हैं, वातावरण यह पैदा हुआ कि निंदा या प्रशंसा। निंदा नहीं है आलोचना, आलोचना है सुधार के लिए कमियों की ओर संकेत, है ना। और इसका संबंध नवजागरण से बहुत गहरा इसलिए भी है क्योंकि नवजागरण स्वयं भी एक हद तक वो कहा ही जाता है, और उस बात को पिछले दिनों प्रभात पटनायक ने अपने एक लेख के जरिए कहा था कि दरअसल राजनीतिक स्वतंत्रता और समाज सुधार, ये दोनों चीजें उस समय स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में एक दूसरे से अलग, यहां तक कि कई बार एक दूसरे की विरोधी भी दिखाई पड़ती थी, लेकिन इन दोनों धाराओं ने मिल करके हमारे समाज को वर्तमान चेहरा दिया है। तो ये जो दोनों चीजें मौजूद हैं, और ये दोनों चीजें मिल करके नवजागरण का स्वरूप बनाती हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है। यहां तक कि उसी के साथ जुड़ा हुआ एक तत्व है जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उसको बहुत बदनाम किया गया पिछले दिनों, और खास करके जब से क्या बोलते हैं कि वैचारिक प्रभुत्व, हमारी जो वर्तमान सत्ता है इसके जो संपोषक वैचारिकी है, उसका वैचारिक प्रभुत्व जैसे जैसे बुद्धिजीवी खेमों में बढ़ा, वैसे वैसे धर्मनिरपेक्षता एक मजाक की चीज हो गई। यहां तक कि उसके लिए आप जानते हैं कि अंग्रेजी जो शब्द है सेकुलर, तो उसके आधार पर सिकुलर, सेकुलर और तमाम तरह के शब्द बनाए गए मजाक उड़ाने के लिए। अब यहां पर आकर के हम सब जानते हैं हिंदी आलोचना में पर्याप्त इस बात की क्या बोलते हैं कि परीक्षा हुई है, और कई लोगों ने इस सवाल को उठाया है कि रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल में कई तरह की कमियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारा सवाल उठाया गया। लेकिन ये सब सवाल उठाते हुए एक बात हम लोग भूल गए, और वह बात यह कि रामचंद्र शुक्ल ने, और कई बार उनकी इस मान्यता को भी हम लोग सवालों के कटघरे में ले आते हैं। मान्यता क्या है पहले मैं बता दे रहा हूं, वह यह कि वो कहते थे कि सांप्रदायिक शिक्षा साहित्य नहीं है। यह बहुत प्रसिद्ध उनकी मान्यता है। और वो कहते थे कि धार्मिक जो भी शिक्षा है वह साहित्य नहीं है। और वह निश्चित रूप से एक धर्म के लोगों को जितना भी प्रभावित करे, लेकिन सभी मनुष्य, साहित्य का संबंध सभी मनुष्यों के मनोभावों से है, इसलिए सभी मनुष्यों को वो बराबर मात्रा में प्रभावित नहीं कर सकती है, और इसीलिए वह साहित्य के भीतर नहीं आ सकती है। धार्मिक शिक्षा साहित्य के भीतर नहीं आ सकती है। तो ठीक बात है, हम लोगों ने इस बात को कहा कि इस आधार पर यह मानदंड बना करके वे सिद्धों को, नाथों को और कबीर को खारिज करते हैं। लेकिन इस मान्यता की ताकत को समझने की कोशिश करिए। इस मान्यता की ताकत यह है कि अभी पिछले दिनों एक पुस्तक आई, बड़ी चर्चित रही वह पुस्तक, अक्षय मुकुल ने लिखी है गीता प्रेस पर शोध करके। उसकी समीक्षा करते हुए एक सज्जन ने, मेरे दोस्त ही हैं, तो उन्होंने एक बात की ओर ध्यान दिलाया, और ध्यान यह दिलाया कि यह सही बात है कि कल्याण में उस समय के हिंदी के लगभग सभी लेखकों ने, यहां तक कि प्रेमचंद ने भी अपनी रचनाएं दी और छपाई। ये सही बात है। लेकिन यह भी सही बात है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार खुद भी कविताएं लिखते थे, लेकिन उनको हिंदी साहित्य के भीतर कभी भी साहित्यकार का दर्जा नहीं हासिल हो सका ना। उसके पीछे कारण यही था कि शुक्ल जी ने साहित्य की जो धारणा बनाई है, और वह एक हद तक एक तरह का सहज बोध है साहित्य के विद्यार्थी का, और वह यह कि जो धार्मिक साहित्य है वह साहित्य के भीतर परिगणित नहीं हो सकता है।
और इसके कारण उनके जमाने में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, है ना, जो कहने का मतलब कि पुनरुत्थानवादी किस्म का साहित्य लिखते थे, लेकिन हिंदी साहित्य के भीतर कभी भी उनकी रसाई नहीं हो सकी। तो यह जो उनका संघर्ष है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। आलोचना के बावजूद, उनकी समग्र आलोचना सही बात है, और नवजागरण ने चूंकि आलोचना को एक हद तक प्रोत्साहित किया है, और इसलिए खुद की आलोचना से भी उसे कभी गुरेज नहीं रहा है। और इसलिए हम जब आलोचना करते हैं शुक्ल जी की, तो दरअसल उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और वह यह है कि आप सब जानते हैं, हम सब लोग इस बात को पढ़ते हैं कि तुलसीदास को उन्होंने एक हद तक मानक बनाया। लेकिन यह बात हम भूल जाते हैं कि तुलसीदास पर ही लिखी हुई पुस्तक में उन्होंने इस बात को लिखा है कि मान लिया जा सकता है कि तुलसीदास ने औरतों की जो निंदा की है, वो क्या बोलते हैं कि जो पुरुष सन्यासी हैं उनके मन में से स्त्रियों के प्रति आकर्षण को समाप्त करने के लिए ऐसा लिखा है। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने लिखा भी हो, तो रामचंद्र शुक्ल की यह आलोचना है और ध्यान देने लायक आलोचना है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया भी हो उन्होंने, तो अगर स्त्री सन्यासिनियां इसी मकसद से पुरुषों के बारे में इसी तरह की बातें कहें, तो ये ध्यान दीजिएगा कि उनके बहुत ही आदरणीय है तुलसीदास, लेकिन उनकी भी इस सवाल पर आलोचना करने से शुक्ल जी चूके नहीं है। तो इसलिए खुद शुक्ल जी की जो आलोचना है, उसके बावजूद जो उनका यह एक 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 कम से कम, अन्य चीजों को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक यह जो उनका योगदान है कि उन्होंने इसे एक सहज बोध का अंग बना दिया कि धार्मिक शिक्षा साहित्य का अंग नहीं है। और इसके जरिए उन्होंने हिंदी साहित्य पर जो लोग दावा कर सकते थे कि हिंदू मनोवृत्तियों को इसमें लाया जाएगा, उन लोगों के आने का रास्ता रोक दिया उन्होंने। और ये मामूली संघर्ष नहीं था उनके जमाने में, क्योंकि यह ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब यह कि आप सब जानते हैं कि उर्दू के साथ एक तरह के कंपटीशन के जरिए हिंदी आगे बढ़ी है। ये हमारे इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है, लेकिन यह सच है। लेकिन तो ऐसी स्थिति में यह बहुत स्वाभाविक था कि हिंदी को हिंदू की ओर ले जाया जाता, लेकिन शुक्ल जी के इस मानदंड ने कि धार्मिक शिक्षा साहित्य का अंग नहीं है, इस मानदंड ने इसका रास्ता ही रोक दिया एकदम से। तो नवजागरण का यह जो स्वरूप है, उसे हमेशा ध्यान में हम लोगों को रखना चाहिए, अपनी आलोचना करते हुए भी उनके प्रति अपनी आलोचना को रुख में कोई कमी लाए बगैर भी, कमी इसलिए भी नहीं लाई जानी चाहिए क्योंकि आज के समय में उनकी जो कमियां थीं, तो जैसे हमने कहा कि आलोचना का दायित्व तो होता है सुधार करने के लिए कमियों पर उंगली रखना, तो इसी तरह से जहां वे लोग संकुचित हो गए, जहां पर उन लोगों ने अपनी सीमाएं प्रदर्शित कर दी, तो इस दौर में उन सीमाओं को पार करने की जरूरत है। लेकिन उन सीमाओं को पार करते हुए भी, तो जैसा कि कहा है वल्टर बेंजामिन ने कि जो फासिस्ट होते हैं ना, उनसे वर्तमान लोगों को जितना डर होता है, उससे ज्यादा परंपरा को और मृतकों को भय होता है। क्योंकि वो मृतकों को, परंपरा को एकदम से विकृत कर देते हैं। इसलिए आज की तिथि में हमारा दायित्व केवल उनकी आलोचना ही नहीं है, बल्कि उनके भीतर जो सकारात्मक तत्व थे, उनको भी नए ढंग से पहचानने का दायित्व है हमारा। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि यह जो हिंदी आलोचना की मुख्य धारा है,
उसका जो जो सकारात्मक तत्व है, उसका जो योगदान है, उसने स्वाधीनता आंदोलन को, और यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद ने इस बात को कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो यह नहीं कहा था कि उस मशाल से राजनीति को जला देना चाहिए ना। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति जो चीजें नहीं देख पाती है, उन्हें भी साहित्य के जरिए हमें दिखाना चाहिए। और वह यही है कि जैसे यह जो तत्व है, कहने का मतलब कि साहित्य ने, हिंदी साहित्य ने, और उसमें रामचंद्र शुक्ल का योगदान है कि हिंदी साहित्य ने धार्मिकता की बजाय एक तरह का साहित्य का जो जगह है, साहित्य की जो दुनिया है, उस दुनिया को एक सेकुलर दुनिया बनाया। एक ऐसी दुनिया बनाया जो मानव मात्र की अनुभूतियों को स्पर्श कर सकती है। वो केवल एक धर्म के साथ जुड़ी नहीं है। और उनका जो रहस्यवाद विरोध है, उसको भी यहां से आप समझिएगा कि ऐसा नहीं कि मतलब केवल एक संप्रदाय में दीक्षित होने हुए लोगों को कुछ समझ में आए चीजें ना, मानव मात्र को जो महसूस हो सके, तो ऐसी चीज। तो इस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य की एक सेकुलर दुनिया का निर्माण किया, रामचंद्र शुक्ल ने। ये नवजागरण के साथ, जो नवजागरण के मूल्य थे और जो हिंदी आलोचना थी, दोनों ने एक दूसरे को, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि स्वाधीनता आंदोलन के जो मूल्य थे वो जस के तस साहित्य में और आलोचना के मानदंडों में जस के तस दोहराए जा रहे थे ना। दोनों एक दूसरे को, जैसे हम सब साहित्य के बारे में जानते हैं कि उसमें शब्द और अर्थ के सौंदर्य क्या होड़ रहता है, उसी तरह से कह लीजिए कि यह जो स्वाधीनता आंदोलन था और यह जो हिंदी आलोचना थी, दोनों ने परस्पर एक दूसरे के साथ सीखते हुए, एक दूसरे को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ने का काम किया था। और उसी क्रम में ये हिंदी नवजागरण भी और ज्यादा पुष्ट हुआ था। तो खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ध्यान देने की चीज है कि जो हिंदी आलोचना है, उसने नवजागरण को भी एक हद तक परिपुष्ट किया, यही कह के कि यह चीज केवल साहित्य तक जुड़ी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, यह चीज इस पर भी जुड़ी हुई है कि जो समूचा का समूचा क्या 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 बोलते हैं कि जैसे मानव मात्र की मन की अनुभूतियों की साहित्य में अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और सभी लोगों को साहित्य में व्यक्त उन अनुभूतियों से प्रभावित होना चाहिए। उसी तरह से उसी के साथ इस देश में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय मानना होगा, यह भी धारणा बन रही थी। तो यह जो सबको साथ लेकर के चलना है, बजाय इसके कि कुछ लोगों को बहिष्कृत कर देना, कुछ लोगों को, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में अदराइजेशन, है ना, कुछ लोगों को पर साबित करना ताकि कुछ लोगों को इकट्ठा किया जा सके, इसके मुकाबले सबको साथ लेकर के चलना, जोड़ना, यह जो पूरा का पूरा दायित्व था उस समय, जिसको गांधी ने कहा कि वह एक भौगोलिक राष्ट्रवाद है। इस भारत भूमि में यह जो भौगोलिक सीमा है, इसके भीतर रहने वाले सभी धर्मों के लोग भारतीय हैं। तो यह जो बात थी, उसका एक हद तक, जिसको कहते हैं इको, प्रतिध्वनि है इसमें, कि जो साहित्य है वो सबके हृदय को संवेदित करता है, केवल किसी एक संप्रदाय या धर्म के लोगों को नहीं। तो कहने का मतलब कि यह जो नवजागरण है और हिंदी आलोचना है, उसकी पारस्परिकता को पहचानने के लिए हिंदी आलोचना का जो योगदान है नवजागरण में, और नवजागरण का जो योगदान है हिंदी आलोचना में, उसको पहचानने के लिए हमें एक तो जो साहित्य के प्रति यह दृष्टि स्थापित हुई, जिसे प्रेमचंद ने स्वर दिया, वह यह कि साहित्य जीवन की आलोचना है। इसमें स्वाभाविक तौर पर केवल यह नहीं है
कि आलोचना नाम की विधा, बल्कि संपूर्ण साहित्य ही यथास्थिति की आलोचना है। जो मौजूदा हालात हैं उन्हें बदल देने की प्रेरणा प्रदान करने वाली चीज है साहित्य एक। और दूसरी चीज यह कि उसमें जिसे रामचंद्र शुक्ल ने स्वर दिया वह यह कि उसमें सांप्रदायिक शिक्षा या संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक तरह से वह जिसे आधुनिक भाषा में हम कहेंगे तो वह एक सेकुलर वर्ल्ड है। साहित्य की जो दुनिया है वह एक सेकुलर वर्ल्ड है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि एक जो नवजागरण के साथ संबंध आलोचना का है, समग्रतः आलोचना नवजागरण के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि नवजागरण ही अपने आप में, जिसको मैंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक सुधार दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और धार्मिक सुधार नवजागरण का बहुत गहरा तत्व है। वो कह लीजिए कि आर्य समाज में भी अभिव्यक्त हुआ, तमाम तरह से वो अभिव्यक्त हुआ है। तो यह जो समाज सुधार का तत्व है वह बिना आलोचना के संभव नहीं है। तो इसलिए आलोचना विधा की बात नहीं है, बल्कि समूचे समाज में आलोचनात्मक वृत्ति की मौजूदगी और आलोचनात्मक विवेक के प्रति एक तरह का प्रशंसा भाव, एक तरह से आलोचना के प्रति प्रोत्साहन, आलोचना का प्रोत्साहन, आलोचना के लिए सुरक्षित जगहें मुहैया कराना, आलोचना विधा नहीं, समग्र आलोचनात्मक विवेक के लिए ये सब जरूरी चीजें उस समय हुई थीं। और उसी का आप जान लीजिए कि प्रतिफल यह है कि वह जो लोकतांत्रिक चेतना थी, और बड़े ही सौभाग्य की बात है और ये चीज एक घटित होने जा रही है कि एक प्रवासी भारतीय अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इसके इर्द गिर्द हम ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल जो वह लोकतांत्रिक चेतना है उसी ने न सिर्फ हमारे देश में लोकतंत्र को इतने लंबे दिनों तक कायम रहने दिया, उसकी ताकत अभी भी इतनी मजबूत है कि आज भी लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है अधिनायकों द्वारा। क्योंकि लोकतंत्र में सचमुच एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को सम्मान सहित जीने का कम से कम प्रेरणा देती है। ठीक है ना, उस पर जितने भी आप रोक लगा दीजिए, बंधन लगा दीजिए, उस पर जितना भी अत्याचार करिए, लेकिन उस अत्याचार के खिलाफ बोलने का साहस प्रदान करता है यह लोकतंत्र। तो इसलिए आलोचना की जो मौजूदगी है इस समूचे, माने जिसको कहते हैं इकोलॉजी, तो जैसे मछली है वो पानी के भीतर रह सकती है, ऐसे ही आलोचना नाम की विधा भी एक तरह के समाज में ही जिंदा रह सकती है, ऐसे समाज में जिसमें आलोचना के प्रति न केवल सहज स्वीकार का भाव हो, बल्कि एक तरह का प्रशंसा भाव हो, आलोचना के लिए एक तरह का प्रोत्साहन का भाव हो। और स्वाभाविक तौर पर वह नवजागरण में था। और उसका, जैसा मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि रामचंद्र शुक्ल के चिंतन में उसका एक ऐसा तत्व प्रतिफलित होता है जो कि कई बार हमारी नजरों से ओझल हो जाता है रामचंद्र शुक्ल की सीमाएं बताते हुए। उसी तरह से मैं कहूंगा एक और व्यक्ति के बारे में, हिंदी आलोचना के जो महान लोग हैं उनमें से रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा हैं जिन्होंने दरअसल नवजागरण नाम की यह धारणा प्रदान की। समूचे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भी साहित्यिक सांस्कृतिक स्तर पर घटित हो रहा था उसे नवजागरण कहकर और एक हद तक यूरोपीय पुनर्जागरण से भी कुछ महत्वपूर्ण चीज के रूप में साबित करके उन्होंने ही यह एक पदावली दी जिसके जरिए उस समय के वैचारिक और सामाजिक आलोड़न को हम समझ सकते हैं। तो यह नवजागरण नाम का अभिधान या पद रामविलास शर्मा जी का दिया हुआ है,
और उन्होंने ही दरअसल इसका जो एक तरह का डिफाइनिंग फीचर जिसको आप कह लीजिए, कहने का मतलब कि जो अभिलाक्षणिक विशेषता बताई, वह बताया सामंतवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध। और यह जो सामंतवाद विरोध है, वह केवल जाति प्रथा के विरोध में निहित नहीं होता है, वह शुक्ल जी की उस मान्यता में भी निहित है जिसमें वह साहित्य के लिए एक तरह का एक ऐसा वातावरण बताते हैं जिसमें साहित्य केवल सांप्रदायिक या धार्मिक शिक्षा नहीं रह जाता, बल्कि वह सामान्य मनुष्य की अनुभूतियों के साथ संवाद करने लगता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन्होंने नवजागरण का पूरा ऐसा स्वरूप दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सामंतवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध। तो यह जो सामंतवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध है, रामविलास जी ने इस बात को गहराई से चिन्हित किया कि यह हमारे नवजागरण का मूल है। और यह जो हमारे नवजागरण का मूल है और इस पर खड़ा होता है हमारा नवजागरण। और इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि खुद रामविलास शर्मा के लेखन में जब तक वे लिखते रहे, तब तक हम लाख आलोचना करते रहें कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, लेकिन यह सच बात है। और जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि आपसे कहा कि चूंकि हिंदी का विकास उर्दू के साथ प्रतियोगिता के बतौर हुआ था, उसमें केवल प्रतियोगिता नहीं थी, अकेले प्रेमचंद इस बात का प्रमाण है कि केवल प्रतियोगिता नहीं थी, रतननाथ सरसार और बहुत सारे लोगों को मैं छोड़ दे रहा हूं, केवल प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि एक तरह का सहयोग भी था। तो लेकिन यह वातावरण था कि आप हिंदी को संस्कृत के साथ ज्यादा जोड़ सकें। लेकिन यह रामविलास शर्मा थे जिन्होंने अकेले, लगभग अकेले और पूरे जीवन में लगातार विरोध झेलते हुए भी हिंदी उर्दू की जो मुश्तरका जमीन है उससे हिंदी को कभी जुदा नहीं होने दिया। कभी उन्होंने हिंदी को उस साझा जमीन से अलग नहीं होने दिया और उसे उन्होंने हिंदी की जातीय परंपरा का अंग बताया। हम सब जानते हैं कि यह जो हिंदी शब्द है, यह हिंदी शब्द ही, हिंद शब्द ही एक तरह से कह लीजिए कि इस्लामिक मूल से आया हुआ शब्द है। और उसकी रक्षा करते हुए भी उन्होंने हिंदी को कभी उर्दू से अलग नहीं होने दिया। संस्कृत के साथ जो लोग जोड़ने की कोशिश करते थे, तो उसके मुकाबले उन्होंने बताया कि हिंदी दरअसल संस्कृत से भिन्नता पर आधारित है और हिंदी को लोक जीवन के साथ इतनी गहराई से उन्होंने जोड़ा कि उनके द्वारा किए हुए इस वैचारिक संघर्ष के कारण स्वयं संस्कृत के जो विद्वान थे, वो लोग भी संस्कृत के भीतर जो लोक तत्व है उसको पहचानने लगे। तो यह जो 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 नवजागरण की पूरी परंपरा है और उसने जिस तरह से हमारी आलोचना की मुख्य धारा को एक तरह का स्वरूप प्रदान किया है, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि उसकी आलोचनाएं जरूर हैं हमारी, है ना, और होनी भी चाहिए। लेकिन यह भी सही बात है कि उसने एक हद तक संघर्ष करके लोकतंत्र को और जिस बात को मैं कह रहा था कि वह लोकतंत्र केवल भारत में नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों तक में वह लोकतंत्र जीवित है। और इसलिए पूरी दुनिया में जहां कहीं भी चुनाव के आधार पर राजनीति होती है, उन सभी जगहों पर संख्या में बहुत कम होते हुए भी भारतीय जो समुदाय है वो बहुत गहराई के साथ इन्वॉल्व रहता है। और यह उसकी लोकतांत्रिक चेतना का ही प्रमाण है, लोकतांत्रिक जो भी उसके भीतर मूल्य थे उसका ही प्रमाण है। और आलोचना स्वयं लोकतंत्र के बगैर नहीं रह सकती है, एक लोकतांत्रिक वातावरण में ही आलोचना जीवित रह सकती है। उस लोकतंत्र को भी पैदा करने में नवजागरण का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि स्वयं नवजागरण भी हमारे समाज की कमियों की आलोचना से पैदा हुआ था। इसीलिए उस नवजागरण का मूल जो था वह केवल साम्राज्यवाद विरोध नहीं था
बल्कि सामंतवाद विरोध भी था। और वह जो सामंतवाद विरोध था, वह एक तरह से कह लीजिए कि सामाजिक सवालों पर अपने ही समाज की कमियों के खिलाफ संघर्ष था। उसे कभी भी केवल और केवल जमींदारी विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, सामंतवाद विरोध और केवल जातिवाद विरोध के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए। वह बड़े पैमाने पर जो भी समाज के वंचित तबके थे, उनकी मुक्ति से जुड़ा हुआ था और लोकतंत्र को इसीलिए गहरा बनाने का काम एक तरह से इसने किया था। और उसने ऐसी चेतना दी जिसके कारण हम सब जानते हैं कि मुक्तिबोध ने अपने एक साहित्यिक की डायरी में इस बात को दर्ज किया है और कहा है, आलोचना की है, ठीक ही आलोचना की है। और वह आलोचना का जो विवेक है, वह भी उसी से पैदा हुआ था। और उन्होंने यह कहा है कि पिछले 50 सालों की हमारी सबसे बड़ी दुर्घटना है हमारे जीवन से सामाजिक प्रश्नों का अनुपस्थित हो जाना। तो यह जो सामाजिक प्रश्नों की अनुपस्थिति थी, उसके प्रति एक तरह का एक तरह की कहते हैं आत्म आलोचना, एक तरह की आत्म आलोचना, यह भी एक तरह से कह लीजिए कि आलोचना के भीतर ही शामिल है, जिसमें हमने इस बात की कोशिश की कि केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं रहने चाहिए हमारे चिंतन के भीतर, बल्कि जो सामाजिक प्रश्न हैं वह भी रहने चाहिए। और इन सब को मिला के ही वह मुकम्मल बात होती है, जिसे मैंने कहा कि जिसको इन्होंने क्या बोलते हैं, रामविलास शर्मा ने कहा था, सामंतवाद विरोध साम्राज्यवाद विरोध। तो ये सब कुछ मिला के ही मुकम्मल हो पाता है कि आप इसमें जब तक रामचंद्र शुक्ल के इस पक्ष को नहीं जोड़ते हैं कि साहित्य जो है वो धार्मिक और सांप्रदायिक संकीर्णताओं से मुक्त चीज है, जब तक आप रामविलास जी की इस बात को नहीं जोड़ते कि हिंदी उर्दू के साथ मिलके ही आगे बढ़ सकती है, लोक भाषाओं के साथ मिलके ही आगे बढ़ सकती है। इसको फिर रामचंद्र शुक्ल से जोड़िए, जब उन्होंने कहा कि जब जब साहित्य की धारा सूखती है तो वो लोक जीवन से अपने लिए प्रेरणा प्राप्त करती है। और इसके साथ इसको भी जोड़िए जो मुक्तिबोध ने कहा कि पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी दुर्घटना है हमारे चिंतन से सामाजिक प्रश्नों का अनुपस्थित हो जाना। तो इसको मिला करके एक समग्र वातावरण बनता है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो आलोचना है वो केवल साहित्यालोचन नहीं है, बल्कि समूचे सामाजिक आलोचना के साथ जुड़ करके, और जिसको मैंने कहा कि प्रेमचंद ने कहा कि जीवन की आलोचना, समाज की ही नहीं, साहित्यिक प्रवृत्तियों की ही नहीं, केवल कुछ एक मनोभावों की नहीं। और इसीलिए प्रेमचंद ने कहा साहित्य में घृणा का भी स्थान है। अगर घृणा न मौजूद रहे कुछ एक चीजों के प्रति तो साहित्य क्या, साहित्य का दायित्व है बुरी चीजों के प्रति घृणा पैदा करना। तो कहने का मतलब यह कि यह जो एक समग्र आलोचना का मतलब, जैसा मैंने कहा कि उसे सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रखना चाहिए, सीमित नहीं रखना चाहिए कि वह साहित्य की आलोचना है, बल्कि समूचे समाज में अपने आत्म उन्नति के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए आलोचना के प्रति न सिर्फ एक तरह की सहिष्णुता बल्कि प्रोत्साहन, स्वीकार, यह भाव, और तदनुरूप अपने भीतर निरंतर सुधार करना, और इसी के अनुरूप जो प्रयास पहले के हुए थे उनकी भी आलोचना करते हुए, लेकिन उनके सकारात्मक तत्वों का संरक्षण करते हुए। और यहीं पर रामविलास शर्मा का महत्व है, जहां उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि न सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं स्वाधीनता आंदोलन के समूचे साहित्यिक वातावरण को एक बड़ी कसौटी बनाई, और इस बड़ी कसौटी के इर्द गिर्द आप ध्यान दीजिए, मैंने अलग अलग चीजों पर मैं जोर नहीं देना चाहता, लेकिन इतने तरह की इस कसौटी के इर्द गिर्द चीजों को उन्होंने व्याख्यायित किया है, जिससे आप अब बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा है उन्होंने, और बहुत साधारण सी बात है लेकिन ध्यान देने पर बड़ी बात है।
उन्होंने कहा कि उनके व्यंग्य निबंधों ने अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों की आलोचना का साहस पैदा किया। और ये सच बात है कि साहस नहीं होता था लोगों का, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों ने, तो यह एक बड़ा दायित्व है आलोचना का, यह बहुत बड़ा दायित्व है। और मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने, रामविलास शर्मा ने, यह जो एक बड़ा ढांचा बनाया जिसके भीतर उन्होंने फिर पूरे के पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य को एक जमीन दी, जिसे उन्होंने नवजागरण कहा। और यह टर्म ही अपने आप में कह लीजिए कि उनका दिया हुआ है और एक आलोचक का दिया हुआ है। यह भी हमें बताता है कि नवजागरण और आलोचना एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप सब ने एक तरह से मेरे इस व्याख्यान को सुना, मेरी बातों को सुना, इतने धैर्य के साथ सुना। हमारे सूर्य नारायण जी ने कहा था कि कुछ एक वक्त हम लोगों को प्रश्नोत्तरी के लिए भी रखना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूं। सूर्य नारायण जी, आप बता सकते हैं क्या प्रश्न थे। आप अपना माइक, हाँ बोलिए। एक दो प्रश्न आए हुए हैं जी। मैं पहले उन प्रश्नों पर आपसे आपकी राय ले लेता हूं, तो फिर बाकी बात करते हैं। एक प्रवीण वर्मा का प्रश्न है। इनका कहना है कि आलोचना शब्द सुनते ही हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि रचना या रचनाकार की निंदा करना या सराहना करना। सर, क्या आलोचना का मुख्य काम कृति का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करना चाहिए ताकि रचना के साथ न्याय हो सके, लेकिन हाल फिलहाल में आलोचना में इसका अभाव देखा जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? यानी इनके अनुसार आलोचना का मुख्य काम, आपकी बात सुनकर जो इनको लगा कि कृति का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल की आलोचना में ऐसा नहीं है। इस पर यह आपकी राय जानना चाहते हैं। इस बात को कहा ही, अपनी बातचीत में ही कहा कि आलोचनात्मक वातावरण हमारे समूचे समाज से एक हद तक कम हो रहा है, और उसका प्रतिफलन इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आलोचना के नाम पर प्रशंसा या निंदा हो रही है। तो ये सच बात है कि आलोचनात्मक वातावरण कमजोर पड़ा है, और आलोचनात्मक वातावरण कमजोर पड़ा है समग्र समाज में ही। और बहुत, मैंने क्या कहते हैं कि वो एक तरह से, जिसको मैंने कहा कि नव उदारवाद के आने के बाद से ही एक तरह से कह लीजिए कि आलोचना के प्रति सहिष्णुता कम होती गई है। और उसका प्रतिफलन ये है कि प्रशंसा या निंदा सुनाई पड़ रही है, और सचमुच यह चिंताजनक बात है। क्योंकि और देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि निष्पक्ष मूल्यांकन कुछ नहीं होता है। असल में आप किसी कृति के बारे में जो भी मानदंड बनाते हैं, मूल्यांकन के जो भी पैमाने बनाते हैं, उसमें आपका पक्ष शामिल रहता है। अब उदाहरण के लिए मैंने बहुत लोकप्रिय ढंग से उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, कि कहने का मतलब कि जैसे वीर रस, तो वीर रस के उदाहरण के लिए मैंने क्लास में तो जैसे कहा कि क्या मतलब कौन सी फिल्म आप लोगों को ऐसी है जो देख करके लगा कि मतलब एक तरह का उत्साह पैदा हुआ। और मुझे आश्चर्य हुआ इस बात से कि लड़कियों ने बिना किसी अपवाद के मेरी कॉम फिल्म का नाम लिया। तो कहने का मतलब यह है कि इससे यह समझिए आप कि यह जो उत्साह नाम का क्या बोलते हैं स्थायी भाव है, उसके लिए जो आप विभावन व्यापार करते हैं, कहने का मतलब कि जिस तरह का चित्रण करता है,
तो उसमें जो पात्र आप ले आते हैं, जो परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो उनको भी एक खास तरह की ऑडियंस पसंद कर पाती है। और उस ऑडियंस का स्वाभाविक तौर पर एक लैंगिक स्वरूप है। जैसा मैंने कहा कि स्त्रियां जो हैं वो मेरी कॉम को पसंद करती हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि एक लड़की इसमें जो है सो कि वो बनी है, और इसलिए लड़कियों को वो प्रभावित करता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ निष्पक्ष मूल्यांकन जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो मानदंड हैं उनके आधार पर मूल्यांकन, है ना। केवल निंदा प्रशंसा नहीं, बल्कि प्रशंसा के मानदंड निर्मित करना, कि क्या है। और इसमें स्वाभाविक तौर पर फिर आपको जो जो उस समय का वैचारिक वातावरण होता है वो महत्व रखता है। जो वैचारिक वातावरण महत्व रखता है उसमें, जैसा कि आप जानते हैं, फिर शुक्ल जी से भी मैं बात अपनी करूंगा। उन्होंने कहा कि साधनावस्था महत्वपूर्ण है, सिद्धावस्था से जरूरी है साधनावस्था। अब इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये कोई बड़ी ही अबूझ किस्म की बात उन्होंने कह दी। बात क्या है? उन्होंने यह कहा कि जो अन्याय है उसके प्रतिकार का जो प्रयास पक्ष है उसका वर्णन होना चाहिए ना। अब यह प्रयास पक्ष का वर्णन क्यों आकर्षित करता है? प्रयास पक्ष का वर्णन इसलिए आकर्षित करता है कि इस समय भी हम अन्याय देख रहे हैं, तो इसलिए उसका भी हमें प्रतिकार करने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आप साहित्य के मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाएंगे, तो उन मानदंडों के भीतर उस समय का सत्य बोलेगा। क्या आप चाहते हैं ये बोलेगा, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं कि अब ये सुनने में तो लगता है कि बड़ी कोई रहस्यमय किस्म की चीज है, लेकिन अगर उसे ला करके समझने की कोशिश करिए तो उनका यही कहना है कि जो प्रयास पक्ष है, अन्याय के विरोध का, अन्याय की समाप्ति का जो प्रयास पक्ष है, वह लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए आकर्षित करता है कि फिर सबको यह लगता है कि मैं भी अन्याय का प्रतिकार कर सकता हूं। अन्यथा तो आप जानते हैं, निराला जी ने लिखा है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो कहने का मतलब कि अन्याय बड़ा भीषण दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो अगर कोई अन्याय का प्रतिकार करने का प्रयास कर रहा है और उसका चित्रण साहित्य के भीतर हो रहा है, तो वह सामान्य पाठक को आकर्षित करता है। तो कहने का मतलब कि अब यह उन्होंने मानदंड बनाया, इस मानदंड का एक तात्कालिक संदर्भ है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है। उस संदर्भ को हटा दीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि यह एक मानदंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह एक विशेष संदर्भ में मानदंड है। तो निष्पक्ष मूल्यांकन का मतलब यही हुआ। निष्पक्ष कुछ होता नहीं है, निष्पक्ष मूल्यांकन का यही मतलब हुआ कि जो कृति है उसके मूल्यांकन के लिए मानदंड विकसित करना, ये आलोचना का प्रधान दायित्व है। और जब आलोचनात्मक विवेक कम होता है तो स्वाभाविक तौर पर आलोचना की बजाय निंदा और प्रशंसा का वातावरण बनता है। बाकी तो टिप्पणियां हैं, जिसमें कई टिप्पणियां कुछ असहमति के साथ, कुछ प्रश्न और जिज्ञासा के साथ डॉक्टर मनोज राय वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो गांधी के अध्येता हैं, उनकी हैं। लेकिन उसमें एक तरह की कोई प्रश्न नहीं है सीधे सीधे, एक तरह से समानांतर टिप्पणियां हैं। वह उस पर एक स्वतंत्र विचार हो सकता है उनका। जैसे यह कहना है कि सेकुलरिज्म की अवधारणा क्या होनी चाहिए, धर्म से मुक्ति या धर्म की कट्टरता से मुक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकुलरिज्म की अवधारणा को स्थापित करने में धर्म विरोध, और धर्म विरोध में हम अपने बहुत सारे पारंपरिक मूल्यों को नष्ट कर दे रहे हों। इस पर भी वो आपकी राय जानना चाहते हैं कि पारंपरिक मूल्यों से प्रतिरोध है या केवल धर्म की नहीं, देखिए कट्टरता से विरोध ऐसा है। है कि हमने सिर्फ उसको रामचंद्र शुक्ल की एक जो धारणा है, उसके इर्द गिर्द
समझाने की कोशिश की। और जैसा मैंने कहा भी संदर्भ देते हुए कि हम सब ने एक समय में, और यह सही बात है, आप जानते ही हैं, वह दौर अभी बहुत नहीं बीता है जब तमाम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल की आलोचना की। हुँ? और तरह-तरह की बातें उस आलोचना में कही गई। मैं सिर्फ एक पक्ष को सामने ला रहा था, और वह पक्ष यह था कि रामचंद्र शुक्ल का यह कहना था कि यह जो साहित्य नाम की चीज है, यह साहित्य नाम की चीज ये ऐसी है जो मानव मात्र के हृदय का स्पर्श करती है, और मानव मात्र के हृदय का स्पर्श करने में बाधा तब पड़ती है जब यह धार्मिक शिक्षा के रूप में सामने आए। तो धार्मिक शिक्षा होने की बजाय साहित्य को सभी मनुष्यों के हृदयगत भावों को स्पर्श करने लायक होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक ऐसी धारणा बनाई। आमतौर पर हमारी निगाह इस धारणा के सकारात्मक महत्व पर नहीं जाता है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि इस धारणा के जरिए उन्होंने सिद्धों, नाथों और कबीर के साहित्य को एक तरह से अवमूल्यित किया। लेकिन अगर हम इस बात की ओर ध्यान दें कि पूरे के पूरे स्वाधीनता आंदोलन में, और यहीं पर आकर के आपको रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद वगैरह के साथ मिल करके खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और केवल प्रेमचंद के बारे में मैं नहीं कहूंगा, उस समय जो था जयशंकर प्रसाद थे। आप सोचिए कि क्या बोलते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, क्या सत्ता का विरोध है। हुँ? परिवर्तन कविता पंत जी की क्या है, कोई भी तानाशाह ये समझता ही नहीं है कि बदलाव कभी आ सकता है। इसी कारण से तो वह मतलब अब जिंदा रहता है, नहीं तो वो तो मर जाए प्रत्यक्षतः, अगर उसको इसका पता चल जाए कि एक दिन वो भी बदल सकता है सत्ता से। तो इस बात को स्थापित करना, हमको लगेगा कि प्रकृति प्रेम है ना, वो प्रकृति प्रेम नहीं है, असल में वो परिवर्तन के प्रति प्रेम है। और वह उसका भी एक ठोस ऐतिहासिक संदर्भ है। उस समय संघर्ष करने वाले लोगों को यह लगता था कि अरे यार ये कब बदलेगा, पीढ़ियां खत्म हुई जा रही हैं। तो कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सत्ता सत्ता मादक है। हम सब लोग जानते हैं, हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें मनुष्य इतना छोटा हो गया है कि उसकी कुर्सी उसके सर पर चढ़ जाती है। और इस समाज में आप सोचिए कि कोई कहे कि ये मादक है, बड़ी टॉक्सिकेटिंग है, बड़ा इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि वो है, एक तरह से नशा है, लेकिन है सारहीन। तो एक एक जो ये सब बातें हैं ना, तो इतना साहस जो पैदा हुआ लोगों के भीतर, और यह जो वातावरण बना, तो उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता था। और आई कृष्णदास, ये तमाम लोग उसी बनारस में मौजूद थे। एक वातावरण ऐसा बना हुआ था जिसमें साहित्य, जैसा मैंने कहा, कि एक सेकुलर वर्ल्ड था ना, एक ऐसी दुनिया थी जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती थी, सांप्रदायिक शिक्षा नहीं हो सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि केवल कुछ लोग जिसको एंजॉय कर सकें, बल्कि वो मानव मात्र को एंजॉय करने लायक चीज होगी। यह धारणा उन्होंने निर्मित की थी, और इस धारणा को निर्मित करने में स्वाभाविक तौर पर उन्हें धर्म केंद्रित दृष्टि से साहित्य को जुदा करना पड़ा था। तो यह जो उनका संघर्ष है, अक्सर इस संघर्ष पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और यह संघर्ष हम सब जानते हैं। मैंने उदाहरण दिया आपको कि गांधी का भी था, जान गंवानी पड़ी उनको इसके लिए। उन्होंने कहा कि मैं मर जाना चाहूंगा, लेकिन गाय को बचाने के लिए किसी मनुष्य की हत्या नहीं होने दूंगा। तो ये था। अब इसे आप धार्मिकता भी कह सकते हैं, मानव धर्म है। तो अगर आप कहना चाहें तो इसे मानव धर्म आप कह सकते हैं। ये भारतेंदु तक में था, उनकी वैष्णवता थी, लेकिन वह वैष्णवता संकीर्ण वैष्णवता नहीं थी। तो यह वातावरण नवजागरण के भीतर बना था, जिसमें कट्टरता के विरोध में एक तरह की समावेशी सोच,
सबको साथ लेकर के चलने वाली सोच पैदा हुई थी। और कारण यह था कि उन्हें एक ऐसे शासक से लड़ना था जिस शासक की नीति ही थी बांटो, समाज को विभाजित करो। यही अंग्रेजी राज से हमने सीखा है। समाज को बांटो ताकि सत्ता कायम रहे। तो जब बांटने वाले से मुझे मुकाबला करना है तो मुझे जोड़ने वाला बनना पड़ेगा। और यह था जो नवजागरण के भीतर प्रवाहमान है, और यह था जिसने आलोचना को भी एक खास तरह का रूप दिया है, जिसमें आत्मालोचन में निहित है, उसके प्रति प्रोत्साहन है, उसके प्रति स्वीकार है, उसके प्रति सहिष्णुता है। और यही हिंदी आलोचना की जान रही है। और इसीलिए हिंदी आलोचना का एक तरह से कह लीजिए कि स्वर्ण काल हमारा स्वाधीनता आंदोलन है, क्योंकि वह समग्र आलोचना से जुड़ के ही साहित्य आलोचन भी पैदा हो सकता है। अगर आलोचना खत्म हो जाएगी तो जैसा मैंने कहा, पानी से निकाल दीजिएगा मछली को तो मछली भी मर जाएगी। तो समग्र जो समाज है उसको आलोचना के प्रति एक तरह का आलोचना का स्वीकार करने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला अगर समग्र समाज बनाएंगे, उसी में आलोचना जीवित रह सकती है। हमारे हाथ में हथियार साहित्य ही है, उसी के जरिए हम इस मूल्य के पक्ष में लड़ेंगे। ठीक है गुरुजी? बहुत अच्छा सर, आपने इसे केवल आलोचना विधा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नवजागरण और नवजागरण की के अंतःकरण में शामिल उसके एक तरह से आत्मा के रूप में लोकतंत्र और आलोचना, इन दोनों का क्या नवजागरण से रिश्ता बनता है, कैसे दोनों लोकतंत्र और आलोचना सहोदर हैं, और उसको वर्तमान राजनैतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य तक से जोड़ते हुए, मतलब यहाँ तक उसको ले आए। केवल जो किताबी व्याख्यान है कि मतलब आलोचना को एक खास संदर्भ में विषय के रूप में देखना और आलोचना के विकास क्रम को बताना, बल्कि इसके बजाय एक बृहद परिप्रेक्ष्य लेकर समकालीन समय में आलोचना का कितना महत्व है, कैसे उसका स्पेस घटता जा रहा है, और कैसे यह नवजागरण विरोधी चेतना है। आलोचना के स्पेस को बचाए रखना ही नवजागरण की चेतना है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को आपने पूरे व्याख्यान के केंद्र में रखकर जो एक विस्तृत व्याख्यान दिया, बहुत सुविचारित, बहुत समकालीन, बहुत सार्थक संदर्भों से परिपूर्ण, और एक तरह से आज के लिए जरूरी, आज के लिए दिशा निर्देश करने वाला यह व्याख्यान है। मैं अपने सभी श्रोताओं, दर्शकों जो यहाँ जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, इसे सुनेंगे, जिन्होंने प्रश्न पूछा, टिप्पणियां की, उन सब की ओर से, अपने मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की ओर से और अपनी ओर से इस एक विचारोत्तेजक व्याख्यान के लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस छोटे से आभासी मंच से जुड़कर व्याख्यान देने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और विषय के साथ न्याय किया, और बल्कि न केवल न्याय किया बल्कि हम लोगों को थोड़ा जागृत किया, समकालीन समय में आलोचना के महत्व को समझाने का काम किया। इसलिए मैं पुनः एक बार सबकी ओर से और अपनी ओर से भी आपके प्रति आभार और धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमस्कार। आभार।